दिस इज कल्प शाह फ्रॉम कल्प शाह सीए क्लासेस। आज हम देखेंगे सीए फाइनल ऑडिट पेपर ग्रुप 1 का बहुत ही महत्वपूर्ण स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, दैट इज एसए 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। यहाँ पे ऑफ है, इफ नहीं है। और हमारे क्लासेस का मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। क्लासेस का नाम है कल्प शाह सीए क्लासेस और मोबाइल नंबर है 800000282250। हम सीए फाइनल और सीए आईपीसीसी के सारे लेवल की कोचिंग देते हैं। इसके अलावा हम कंसल्टेंसी भी चलाते हैं, जिस कंसल्टेंसी में हम जिससे हम इनकम टैक्स रिलेटेड, जीएसटी रिलेटेड हम आपका रिटर्न फाइलिंग करते हैं। और इसके अलावा कंपनी रिलेटेड फाइलिंग, फिर कंपनी के रिलेटेड जो भी लीगल मैटर्स हो, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रिलेटेड मैटर हो, या आपको फूड लाइसेंस, पीएफ, ईएसआई वगैरह जो भी आपको लीगल कोई भी प्रकार का काम हो, डीएससी निकालने से लेके डिजिटल एक्सबीआरएल फाइलिंग करने से लेके वैल्यूएशन कराना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सहायता, सारे काम हम एक बिजनेसमैन को जितने भी लीगल हेल्प चाहिए वो सारी हेल्प करते हैं। और इसकी सर्विसेज का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इस तरह है: कंपनी इनकॉर्पोरेशन, कंपनी एस्टैब्लिशमेंट, फिर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क कॉपीराइट पेटेंट्स रजिस्ट्रेशन, उसका कोई केस हो तो भी हम लड़के देंगे, फिर आरओसी मैटर्स, फिर एनसीएलटी मैटर्स, फिर इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह डिपार्टमेंट का काम भी हम संभालते हैं। तो आप अगर इसमें से कोई भी सर्विस लेना चाहे तो आप कृपया 800000282250 पे कॉल कीजिए। और इससे पहले सबसे बड़ी बात, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब फ़िलहाल कर दीजिए। फिर हम आगे बढ़ते ऐसे 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स। अब आप सबको पता है एक इंटरनल ऑडिटर होता है। इंटरनल ऑडिटर वो बंदा होता है जो उसको कंपनी का मैनेजमेंट या उसका गवर्नेंस जो होता है वो उसे अपॉइंट करता है। और स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है वो ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट काम करता है, वो एक थर्ड पार्टी होता है। और जो इंटरनल ऑडिटर होता है वो जो कंपनी होती है उसे अपनी अंदरूनी सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, कंपनी के गवर्नेंस को, कंपनी के रिस्क मैनेजमेंट को, कंपनी के इंटरनल कंट्रोल को अच्छा बनाने के लिए इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करते हैं। तो इंटरनल ऑडिट में कौन कौन से काम आते हैं? इंटरनल ऑडिट फंक्शन में ये 3 काम आते हैं: गवर्नेंस एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू गवर्नेंस, एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट एंड एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल। तो और इंटरनल कंट्रोल में भी बहुत सारे काम आते हैं: इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन, रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ एंड रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। ये सारे काम एक इंटरनल ऑडिटर करता है। अब सबसे पहले गवर्नेंस में क्या करता है? द इंटरनल ऑडिट फंक्शन में असेस द गवर्नेंस प्रोसेस इन इट्स अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑन एथिक्स एंड वैल्यूज, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। ये सारे काम इंटरनल ऑडिट कर सकता है, आपका परफॉर्मेंस बेहतर कर सकता है। कम्युनिकेटिंग रिस्क एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन टू अप्रोप्रिएट एरियाज भी कर सकता है। फिर रिस्क मैनेजमेंट में वो रिस्क आपका एक्सपोजर कम करेगा, इवेल्यूटिंग सिग्निफिकेंट रिस्क एक्सपोजर एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। फिर इंटरनल कंट्रोल के बहुत सारे फंक्शंस है। सबसे पहले इवेल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल करेगा। फिर इंटरनल कंट्रोल फंक्शन में भी असाइन स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिव्यूइंग कंट्रोल्स, क्या आपके कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है या नहीं, वो इंटरनल ऑडिटर चेक करता है। इवेल्यूटिंग देयर ऑपरेशन, रिकमेंडेशन improvements there too. In doing so the internal audit function provides assurance on the control. वो आपके कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है या नहीं वो बताता है कि आपके इंटरनल कंट्रोल फ्रॉड जो ड्यू टू जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो रहे हैं, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, उसको रोकने के लिए कैपेबल है या नहीं वो चेक करके देता है। फिर एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन वो भी करके दे सकता है। फिर रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, आपकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, फंक्शन है, उसको वो रिव्यू करके दे सकता है। इस सारी चीज़ को वो कर सकते हैं। और रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। ये तो बात हुई इंटरनल ऑडिटर के कार्य की। अब इंटरनल ऑडिटर के ये सारे कार्य जो वो दिन ब दिन कर रहा है वो अब हमको कैसे काम आएंगे? स्टैट्यूटरी ऑडिट को कौन कौन से काम कार्य उसके काम आ सकते हैं और उससे किसे बेनिफिट ले सकते हैं वो हम देखते हैं। और उसको बेनिफिट लेने से पहले एज एन स्टैट्यूटरी ऑडिटर आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा, ये चैप्टर का मेन उद्देश्य ही है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर का काम यूज़ करते समय क्या क्या ध्यान रख सकता है और क्या ध्यान उसे रखना चाहिए। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन उठता है, क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर को इंटरनल ऑडिटर ने जो काम किया हुआ है उस काम को वैलिड गिन के अपना काम कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ध्यान में देते कौन कौन से काम इंटरनल ऑडिटर को
जो इंटरनल ऑडिटर करता है, जो एक्सटर्नल ऑडिटर को यानी स्टैट्यूटरी ऑडिटर को काम आ सकते हैं। सबसे पहले टेस्टिंग ऑफ द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल, ये तो मेन काम ही होता है इंटरनल ऑडिटर का, और ये काम स्टैट्यूटरी ऑडिटर को भी करता है कि करना होता है कि भाई कंपनी जिसका वो ऑडिट कर रहे हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर यानी एक्सटर्नल ऑडिटर, वो कंट्रोल स्ट्रांग है कि नहीं उस कंपनी के, वो क्या वो कंट्रोल्स फ्रॉड या एरर से जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने वाले उसको रोकने के लिए सक्षम है कि नहीं। सब्सटेंशिव प्रोसीजर इन्वॉल्विंग लिमिटेड जजमेंट, जिस चीज़ में कम जजमेंट चाहिए ऐसे सब्सटेंशिव प्रोसीजर भी कर सकता है, यानी कि वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन भी कर सकता है इंटरनल ऑडिटर। ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री काउंट्स, जब आपकी कंपनी की इन्वेंट्री काउंट हो रही हो तब इंटरनल ऑडिटर उसमें निगरानी रखता है, तो उसने जो निगरानी रखी उसको ही वर्क को क्या आप यूज़ कर सकते हो, उस पर डिपेंडेंट रह सकते हो या नहीं रह सकते हो। ये बात हम इस ऑडिट ऐसे 610 से तय करेंगे कि जो स्टॉक का काउंट और स्टॉक का वैल्यूएशन और स्टॉक का लोकेशन वगैरह इंटरनल ऑडिटर ने चेक किया है, क्या हम उसी को मान्य रख के, उसने जो चेकिंग किया वो मान्य चेकिंग है ऐसा मान के हम अपना कार्य रिड्यूस कर सकते हैं या नहीं, वो तय करना इस ऐसे के तहत। ट्रेसिंग ट्रांजैक्शन थ्रू द इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्या वो इंफॉर्मेशन सिस्टम से कोई इंफॉर्मेशन ट्रेस कर रहा है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ज़रूरी हो। टेस्टिंग ऑफ कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, इंटरनल ऑडिटर चेक करता है कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, बहुत सारे लॉज है उसका पालन हुआ है कि नहीं, जैसे जीएसटी लॉ, इनकम टैक्स लॉ, कंपनी लॉ, ईएसआई, पीएफ, ग्रेजुएट, हर एक प्रकार के एक्ट है तो उसका पालन हो रहा है कि नहीं, वो इंटरनल ऑडिटर तय करता है। और वही बात फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जितनी आती है वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को चेक करनी होती है। इन सम सर्कमस्टेंसेस ऑडिट और रिव्यूज ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ सब्सिडीज दैट आर नॉट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ द ग्रुप, उसको भी इंटरनल ऑडिटर चेक करता है। तो अब हम ये जो सारे कार्य इंटरनल ऑडिटर ने किए हुए वो हम उसका हम अच्छी तरह से इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और कर सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले तो वो क्वेश्चन उठता है कि हमें उसका काम इस्तेमाल में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। उसने जो कार्य किया उसका डुप्लीकेशन नहीं करे और उसने जो कार्य करा उसी को ही मान्य रखे, तो हो सकता है कि हमारा बहुत सारा टाइम और क्लाइंट की फीस बच जाए। ठीक है, तो अब हम उससे स्टार्टिंग करते हैं। ये ऐसे का स्कोप यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। अब ये ऐसी एंटिटी में एप्लीकेबल नहीं है जहाँ पे इंटरनल ऑडिटर का फंक्शन ही नहीं है, कोई इंटरनल ऑडिटर ही नहीं है, तो फिर स्टैट्यूटरी ऑडिटर को ही सारा काम करना पड़ेगा। या तो फिर कोई ऐसी एंटिटी जिसमें इंटरनल ऑडिट का फंक्शन तो है लेकिन ज़्यादा रिलायबल नहीं है, या तो फिर जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर यानी एक्सटर्नल ऑडिटर है वो सेक्शन 315 के तहत प्रोसीजर परफॉर्म करता है और प्रोसीजर के अंत में उसको पता चलता है कि ये इंटरनल ऑडिटर का जो काम है वो मैं उस पर रिलाय नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी बातें हम इसमें ध्यान रखेंगे। इन शॉर्ट ये जो ऐसे है कुछ ऐसे बात कर रहा है कि आप जो आपका इंटरनल ऑडिटर है उसके काम को एक्सटर्नल ऑडिटर कैसे कंस्ट्रक्टिवली एंड इन अ कॉम्प्लीमेंट्री मैनर यूज कर सकता है। ये है एक्सटर्नल ऑडिटर और ये है इंटरनल ऑडिटर या इंटरनल ऑडिट फंक्शन। इंटरनल ऑडिटर को यहाँ पे इंटरनल ऑडिट फंक्शन बोला गया है, तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन के कार्य को ये एक्सटर्नल ऑडिटर कैसे कंस्ट्रक्टिव मैनर में यूज़ कर सकता है ताकि टाइम और रिसोर्सेज कम यूज़ हो, और दूसरा कैसे कॉम्प्लीमेंट्री मैनर में यूज़ कर सकता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर को हेल्प कर रहा है और इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल को हेल्प कर रहा है, एक्सटर्नल इंटरनल को हेल्प कर रहा है। तो इस तरह से होना चाहिए आइडियली, और ये होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है वो ये ऐसे बताता है। ठीक है, तो उसमें जो बेसिक डेफिनेशन वगैरह हम देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन ऐसे 315 एंड 610 आप पढ़ सकते हो, वो एक वन टाइम रीड करने का है। हाँ, अब सबसे पहले बड़ी बात ये एक्सटर्नल ऑडिटर होता है। ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? स्टैट्यूटरी ऑडिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टैट्यूटरी ऑडिटर यानी एक्सटर्नल ऑडिटर की। उसमें कुछ भी वो ऐसा नहीं बोल सकता कि इंटरनल ऑडिटर ने ये ऑडिट कर दिया था तो मैं उस पर रिलाई किया। कुछ भी हो जाए तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पूरी ड्यूटी
एक्सटर्नल ऑडिटर की होती है। एक्सटर्नल ऑडिटर हैज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट expression या audit opinion express, and that responsibility is not reduced by the external auditors use of work of the internal audit function and internal auditors टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंट ऑन द एंगेजमेंट। उस अगर आप इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज़ कर रहे हो या फिर इंटरनल ऑडिटर को ही आप डायरेक्ट असिस्टेंट बना रहे हो, यानी कि आप उसके आर्टिकल जैसा काम ले रहे हो, तो भले ही आप उससे काम ले रहे हो लेकिन इससे आपकी जिम्मेवारी कम नहीं हो रही है। ऑल दो दे में परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर सिमिलर टू दोज परफॉर्म बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर्स, नाइदर द इंटरनल ऑडिट फंक्शन नॉर द इंटरनल ऑडिटर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी एज इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्सटर्नल ऑडिटर इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एस ए 200। चाहे भले ही इंटरनल ऑडिट फंक्शन का या फिर इंटरनल ऑडिटर का काम सेम टू सेम जो एक्सटर्नल ऑडिटर कर रहा है वो का वही काम है, फिर भी वो कंपनी से इंडिपेंडेंट नहीं है। जो इंडिपेंडेंस ऐसे 200 में रिक्वायरमेंट है इंडिपेंडेंस ही, ऐसा इंडिपेंडेंट ऑडिटर नहीं है इंटरनल ऑडिटर। तो हमें एक्सटर्नल ऑडिटर पे का ओपिनियन ही मान्य रखना है। एक्सटर्नल ओपिनियन ही पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन का, ठीक है। फिर इस ऐसे के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू डिटरमाइन वेदर द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन एंड डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम इंटरनल ऑडिटर्स कैन बी यूज्ड and if so in which areas and what extent, and having made that determination, if using the work of the internal audit function to determine whether the work is adequate for purposes of the audit, and if internal auditors to provide direct assistance to appropriately direct, supervise and review their work। इसमें क्या होता है कि आप दो प्रकार के हेल्प ले सकते हो इंटरनल ऑडिटर से। इस पूरे चैप्टर के दो पार्ट है, या तो आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन ने जो वर्क किया है उस वर्क को आप बेस लेके काम आगे बढ़ो, उस वर्क का बेस लो और उस वर्क को आप बेस लेके उसका वर्क यूज़ करो। या तो फिर इंटरनल ऑडिटर्स है उसकी आप डायरेक्ट असिस्टेंस लो, यानी कि उसको ही आपकी निगरानी के अंडर में काम करा, वो आपके अंडर में काम करेंगे इंटरनल ऑडिटर। और इसके लिए सबसे पहले आपको ये सारी बातें जो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है और मैनेजमेंट है उसको बतानी पड़ेगी, ठीक है। अब हम इस ऐसे के मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि ये ऐसे कहना क्या चाहता है, और ये ऐसे का मेन मुद्दा है कि हम इंटरनल ऑडिटर में क्या क्वालिटीज़ पाएंगे। वो क्वालिटीज़ होंगी और उस हम डिज़ायर्ड मैनर में वो काम कर रहा होगा तो ही हम उसका वर्क यूज़ करेंगे, या तो फिर इसे डायरेक्ट असिस्टेंस लेंगे। वरना अगर वो अनरिलायबल होगा या फिर वो ऑब्जेक्टिवली यानी कि अनबायसली काम नहीं कर रहा हो तो उसका काम हम यूज़ नहीं कर सकते। आप काम कर लिया उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा काम कुछ काम का ही है। हो सकता है उन्होंने सिर्फ मजदूरी की हो जो मजदूरी का कोई मतलब ना निकल रहा हो, तो अब वो तय करने के लिए उसने सही में मजदूरी की है या फिर स्मार्ट वर्क और कोई काम आने वाला काम किया है, वो चेक करने के लिए ऐसे 610 के सारे जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या आती है? रिक्वायरमेंट्स determining whether in which areas and to what extent the work of the internal auditor function can be used। आपको सबसे पहले चेक करना है कि कौन कौन से एरिया में इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज हो सकता है। इवेल्यूटिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, सबसे पहले उस कंपनी में जहाँ पे आप एक्सटर्नल ऑडिटर हो उस कंपनी का आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन को इवेल्यूट करो। उसमें सबसे पहले द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर और नॉट द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैन बी यूज फॉर द पर्पसेज ऑफ ऑडिट बाय इवेल्यूटिंग द फॉलोइंग। वो इस सारी चीज़ों को इवेल्यूट करेगा और तय करेगा कि इंटरनल ऑडिटर का काम यूज़ करने लायक है या नहीं। द एक्सटेंट टू विच द इंटरनल ऑडिटर फंक्शंस, ऑर्गेनाइजर स्टेटस and relevant policies and procedures support the objectivity of the internal auditors। यानी कि इंटरनल ऑडिट का आपकी कंपनी में क्या महत्व है और इंटरनल ऑडिटर फंक्शन में आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन को आपकी कंपनी में क्या महत्ता दी गई है, क्या दर्जा दिया गया है, क्या आपकी कंपनी इंटरनल ऑडिट फंक्शन को बहुत ही महत्ता दे रही है और उससे बहुत ही अच्छा काम ले रही है और उस हिसाब से आपकी कंपनी की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनी है ताकि जो इंटरनल ऑडिटर है अनबायसली यानी ऑब्जेक्टिवली काम कर पाए। क्या ऐसा है? सबसे पहले क्या चेक करना है कि हमें ऑब्जेक्टिविटी चेक करनी है। उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताना चाहूँगा। 3 चीज चेक करनी होती है। ऑब्जेक्टिविटी, उसमें आपको स्टेटस चेक करना है, स्टेटस ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन विद रिगार्ड टू पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स।
policies and procedures should be such that which should promote objectivity, that is unbiasedness, unbiased। फिर दूसरा है COCD, तो C है कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन या फिर इंटरनल ऑडिटर। क्या आप जिस बंदे का काम को आपके एक्सटर्नल ऑडिट यानी कि स्टैट्यूटरी ऑडिट का आधार बना के उसका वर्क यूज़ कर रहे हो, उस बंदे का वर्क, क्या वो बंदा कॉम्पिटेंट है? और डी, क्या आप जो बंदे इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं वो सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन अप्रोच से ऑडिट कर रहे हैं? तो इनके लिए भी उन्होंने डिटेल में बताया गया है। मेन जो ऐसे है ना, उसमें तीन ही बातें बताई गई है, क्या वो ऑब्जेक्टिव है, क्या वो कॉम्पिटेंट है, क्या वो डिसिप्लिन एंड सिस्टमेटिक है। लेकिन उसमें फिर ऑब्जेक्टिव होने के लिए उन्होंने एक्सप्लेनेटरी मटेरियल, देखो ये फाइल जो है उसमें मैंने बेस ऐसे लिखा है, खोला है, और इसमें जो है वो उसका मटेरियल खोला है, जो उसका डिटेल में मटेरियल बताया गया। तो इसमें क्या लिखा है आप देखिए। इसके लिए आपको A10 to A11 पैरा चेक करना होगा, और ऑब्जेक्टिविटी के लिए आपको A5 to A9 पैरा चेक करना होगा। तो A5 to A9 पैरा में क्या लिखा है वो हम देखते हैं कि ये बंदा ऑब्जेक्टिव कब है और कब नहीं। वो A5 to A9 पैरा में लिखा है, वो हम देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉम्पिटेंस चेक करने के लिए सबसे क्या बोला है, पहले क्या बोला है, द एक्सटर्नल ऑडिटर एक्सरसाइजेस प्रोफेशनल जजमेंट इन डिटरमाइनिंग वेदर द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैन बी यूज फॉर द पर्पसेस ऑफ ऑडिट एंड द नेचर एंड एक्सटेंट टू विच द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैन बी यूज। सबसे पहले वो तय करेगा क्या उसका वर्क यूज़ करने के लायक है, और करने लायक है तो फिर कितने एक्सटेंट है और कौन सा प्रकार का, हर कोई वर्क यूज़ करने लायक है या फिर कोई वर्क यूज़ करने लायक है, और करने लायक है तो कितने डीप में यूज़ करने लायक है, कौन सी एक्सटेंट है, कितने परसेंटेज यूज़ करने लायक है। वो प्रोफेशनल जजमेंट से एक्सटर्नल ऑडिटर चेक करेगा। द एक्सटर्नल टू एक्सटेंड टू विद द इंटरनल ऑडिटर फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस एंड रेलेवेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर सपोर्ट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द ऑडिटर्स एंड द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ द फंक्शंस आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग वेदर टू यूज एंड इफ सो द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द यूज ऑफ द वर्क। वही बात पहले ही जो बताई, ऑब्जेक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन इन योर कंपनी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ योर ऑडिटर इंटरनल ऑडिट। अब ऑब्जेक्टिविटी में वो लोग बता रहे, ऑब्जेक्टिविटी रिफर्स टू एबिलिटी टू परफॉर्म दोस टास्क विदाउट बीइंग बायस। आप ऑब्जेक्टिव हो मतलब आप बायस नहीं हो, आपके ऊपर कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस या कोई प्रेशर नहीं है, आप बिना प्रेशर ले ऑब्जेक्टिवली, जैसे कि आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर ही हो, आप कंपनी से किसी तरह से जुड़े नहीं हो, भले ही आपको मैनेजमेंट सैलरी दे रहा है, आप मैनेजमेंट के एम्प्लॉय हो, लेकिन एक आप अनबायस बंदे से, एक अनबायस तरीके से और एक अनबायस बंदे की तरह काम कर रहे हो, जैसे कि आप कोई स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो। क्या ऐसा है, उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी। फैक्टर्स मैट दैट अफेक्ट द एक्सटर्नल ऑडिट्स ऑब्जेक्ट, क्या क्या फैक्टर्स है जो इंटरनल ऑडिटर के ऑब्जेक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस ऑफ द इंटरनल ऑडिटर फंक्शन, आपकी कंपनी में इंटरनल ऑडिट की कितनी महत्ता है, जो हमने आगे चेक किया है। फिर क्या बोलता है, फॉर एग्जांपल वेदर द इंटरनल ऑडिटर फंक्शन रिपोर्ट टू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस ऑन ऑफिसर विद अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, और if the function reports to management whether it has direct access to those charged with governance। क्या इंटरनल ऑडिटर कभी भी अगर चाहे तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस यानी कि CEO, CFO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कभी भी मिल सकता है, ये पहला चेक करना होगा। फिर उसके आगे चेक करना होगा कि वेदर द इंटरनल ऑडिटर फंक्शन इज फ्री ऑफ एनी कन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर एग्जांपल हैविंग मैनेजरियल ऑपरेशनल ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। क्या उसके ऊपर मैनेजमेंट की भी ड्यूटीज़ है, तो एक तरफ वो मैनेजमेंट का कार्य कर रहा है जो एक एम्प्लॉय को करना चाहिए, और एक तरफ वो इंटरनल ऑडिट कर रहा है, तो क्या ये दो कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं हुई? जो काम आप कर रहे हो उसी को आप चेक कर रहे हो, तो ये मेकर चेकर कंसेप्ट कहाँ हुआ। फिर वेदर दोस्त चार्ज गवर्न ओवरसी एम्प्लॉयमेंट डिसीजन रिलेटेड टू इंटरनल ऑडिट फंक्शन,
फॉर एग्जाम्पल डिटरमाइनिंग द अप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन पॉलिसी, जो गवर्नेंस है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और जो मैनेजर्स है वही क्या उसकी सैलरी तय कर रहे हैं, या फिर कोई और बंदा जो है, जो ऑडिट कमेटी है वगैरह, ऑडिट कमेटी या फिर नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी है, वो उसकी सैलरी तय कर रही है इंटरनल ऑडिट की। अगर इंटरनल ऑडिटर की सैलरी अगर मैनेजमेंट ही चेक कर रहा है तो बहुत जाहिर सी बात है कि वो मैनेजमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होगा। फिर हम और चेक करेंगे आर देयर एनी कंस्ट्रेंट्स और रिस्ट्रिक्शन प्लेस ऑन द इंटरनल ऑडिटर फंक्शन बाय मैनेजमेंट और दोज चार गवर्नेंस। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेटिंग द इंटरनल ऑडिटर फंक्शंस फाइंडिंग्स टू द एक्सटर्नल ऑडिटर। ये तो सबसे बड़ी गंदी बात हो गई। क्या आप एक इंटरनल ऑडिटर के नाते जो आपने जो पाया, जो फाइंडिंग्स है, वो क्या आप एक्सटर्नल ऑडिटर को नहीं बता सकते? तो क्या इतनी गंदी बात तो हो गई, तो फिर आप कैसे यूज़ कर सकते हो ऐसे बायस कंपनी का इंटरनल ऑडिटर का जो उसने काम किया उसका काम आप नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि मैनेजमेंट ने रिस्ट्रिक्शन डाल दिया है। वेदर द इंटरनल ऑडिटर्स आर मेंबर्स of the relevant professional bodies and their memberships obligate their compliance with the relevant professional standards relating to objectivity, or whether their internal policies achieve the सेम ऑब्जेक्टिविटीज़। कई बार इंटरनल ऑडिटर सीए नहीं भी हो सकता है, तो अगर सीए नहीं हो तो उसकी प्रोफेशनल बॉडीज़ क्या ऑब्जेक्टिविटी को प्रमोट कर रही है या नहीं कर रही है, तो वो आपको चेक करना है। ठीक है, फिर आगे क्या चेक करना है? कॉम्पिटेंस। तो कॉम्पिटेंस में ये सारे मुद्दे चेक करना है। कॉम्पिटेंट ऑफ द इंटरनल ऑडिटर फंक्शन रिफर्स टू द अटेनमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। उसके पास नॉलेज एंड स्किल्स होने चाहिए, और वो नॉलेज को सिर्फ अटेन नहीं करना है, मेंटेन भी करना है। ऑफ द फंक्शंस एज अ होल एट द लेवल required to enable assigned tasks to be performed diligently and in accordance with the applicable professional standards. Factors that may affect the external auditor's determination include the following: whether the internal audit function is adequately, appropriately resource relative to the size of the entity and the nature of operations. क्या internal auditor functions internal auditor department इतना बड़ा है कि आपकी कंपनी की साइज़ के हिसाब से वो पूरा काम कर पाए, उसके पास उतने रिसोर्सेज या संसाधन उपलब्ध है, या फिर एक ही ऑडिटर को पूरा 500 करोड़ की कंपनी में एक ही इंटरनल ऑडिटर को पूरा काम सौंप दिया गया है। वेदर देयर आर एस्टैब्लिश्ड पॉलिसी फॉर हायरिंग, ट्रेनिंग एंड असाइनिंग इंटरनल ऑडिटर्स टू इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट। क्या कंपनी की कोई स्पेसिफिक पॉलिसीज़ है हायर करने के लिए, ट्रेन करने के लिए और काम सौंपने के लिए, असाइन करने के लिए, या फिर कोई भी बंदा जो आया उसको आपने हायर कर लिया, चाहे उसका एक्सपीरियंस आपके रिलेवेंट फील्ड में चेक किया या नहीं किया, आपने डिग्री देखी और सीधा हायर कर दिया, ऐसा तो नहीं है। या फिर कोई रिश्तेदार हो तो रिश्तेदार को हायर कर लिया, ऐसी तो कोई बात नहीं है ना। फिर वेदर द इंटरनल ऑडिटर्स हैव एडिक्वेट टेक्निकल ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन ऑडिटिंग। जो बंदे को आप ऑडिट दे रहे हो, इंटरनल ऑडिट क्या है, उसको आपकी इंडस्ट्री का नॉलेज या ट्रेनिंग है? अगर नहीं है तो फिर आपको उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और उसको हायर करने के बाद या हायर करने से पहले ट्रेन कर सकते हो। Relevant criteria that may be considered by the external auditor in making the assessment may include, for example, the internal auditor's possession of a relevant professional degree, designation और experience। क्या उसके पास CA, CS वगैरह कोई डिग्री है और उसके पास 5 years 10 years एक्सपीरियंस है या नहीं। इस तरह से आप उसका कॉम्पिटेंस चेक करोगे, क्या बंदे में सही में नॉलेज है जो इंटरनल ऑडिट कर सकता है। वेदर द इंटरनल ऑडिटर possess the required knowledge relating to entities फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड द एप्लीकेबल FRF। क्या उसके पास इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नॉलेज है या AS या इंडेस जो भी एप्लीकेबल है उसका नॉलेज है या नहीं है। एंड वेदर द इंटरनल ऑडिट फंक्शन possesses द नेसेसरी स्किल फॉर इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज टू परफॉर्म वर्क रिलेटेड टू एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वेदर द ऑडिटर्स आर मेंबर्स ऑफ द रिलेवेंट प्रोफेशनल बॉडीज, ये सब आपको चेक करना है। और ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉम्पिटेंस दोनों एक साथ चलेंगे, वो दो अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो इसके रिलेटेड भी एक पैरा दिया गया है, उसमें भी आप रीड कर सकते हो कि ऑब्जेक्टिविटी क्या है और ऑब्जेक्टिविटी और कॉम्पिटेंस का रिलेशन क्या है। फिर द एप्लीकेशन ऑफ अ सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच टू प्लानिंग, परफॉर्मिंग, सुपरवाइजिंग, रिव्यू एंड डॉक्यूमेंटिंग इट्स एक्टिविटीज डिस्टिंग्विश द एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन फ्रॉम अदर मॉनिटरिंग कंट्रोल एक्टिविटीज दैट मे बी परफॉर्म विद इन द एक्टिविटी। क्या आपकी इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज़ का अलग से प्लानिंग, अलग से परफॉर्मेंस, अलग से सुपरविजन, रिव्यूइंग एंड डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है? अगर हो रहा है तो ये अच्छी बात है और
ये अच्छी बात जान के एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर आप इंटरनल ऑडिटर के वर्क को बेस लेके काम कर सकते हो, उसका वर्क यूज़ कर सकते हो या उसकी डायरेक्ट असिस्टेंट ले सकते हो। फैक्टर दैट मे अफेक्ट द एक्सटर्नल ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर द इंटरनल ऑडिटर फंक्शन अप्लाइज अ सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच इंक्लूड द फॉलोइंग। कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी में सिस्टमेटिक अप्रोच है या नहीं, डिसिप्लिन अप्रोच ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा? द एग्जिस्टेंट एडिक्वेसी एंड यूज ऑफ डॉक्यूमेंटेड internal audit procedures or guidance covering such areas as risk assessment, work programs, documents and reporting, the nature and extent of which is commensurate with the size and circumstances of the entity। जैसी साइज़ और जैसे सिचुएशन उसके हिसाब से आपने रिस्क असेसमेंट किया है, डॉक्यूमेंटेशन किया है, वर्क प्रोग्राम्स रखे या नहीं रखे, उससे पता चलेगा कि आपका काम इंटरनल ऑडिट का सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन मैनर में हो रहा है या नहीं हो रहा है। वेदर द इंटरनल ऑडिटर फंक्शन हैज़ अप्रोप्रिएट क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। क्या इंटरनल ऑडिटर के पास QC है? इंटरनल ऑडिटर का भी कोई QC कर रहा है या नहीं कर रहा है? फॉर एग्जांपल सच एज दोज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स mentioned in SQC1 that would be applicable to internal audit functions such as relating to leadership, human resources and engagement performance। तो ये 3 क्राइटेरिया आपको चेक करने हैं, उन तीनों का मतलब क्या होता है वो भी, वो तीनों में अंदर क्या देखा जाएगा वो भी हमने देखा। ऑब्जेक्टिविटी में क्या देखना है कि क्या उसको सैलरी दोष चार्ज विद गवर्नेंस दे रहा है, क्या उस पर गवर्नेंस या मैनेजमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्शन रखे हैं, क्या उसकी कोई कॉन्फ्लिक्ट इन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उसको डायरेक्ट एक्सेस टू डोज चार्ज विद गवर्नेंस है या नहीं है, क्या वो रेलेवेंट प्रोफेशनल बॉडीज़ का मेंबर है या नहीं, उसके ऊपर से पता चलता है कि वो ऑब्जेक्टिव है या नहीं है, यानी कि अनबायस्ड है या नहीं है। फिर वो कॉम्पिटेंट है या नहीं, कैसे पता चलता है कि सबसे पहले तो उसको प्रॉपर रिसोर्सेज दिए गए या नहीं गए आपके इंटरनल ऑडिटर फंक्शन को। फिर आपका एस्टेब्लिश पॉलिसी ऑफ हायरिंग, ट्रेनिंग एंड असाइनिंग वर्क है या नहीं, फिर एडिक्वेट टेक्निकल ट्रेनिंग, प्रोफेशन ऑडिटिंग है या नहीं, फिर आप ऑडिटर बजट से रिक्वायर्ड नॉलेज रिलेटिंग टू योर स्पेसिफिक इंडस्ट्री है या नहीं है, वो आपको चेक करना है। और इंड एस और एएस का नॉलेज है, वो चेक करके आपको पता चलता है कि ये बंदा कॉम्पिटेंट है या नहीं है। इंटरनल ऑडिटर्स आर मेंबर्स ऑफ द रिलेवेंट प्रोफेशनल बॉडी। तो ये सारे मुद्दे चेक करके आप पहले चेक कर सकते हो कि वो अनबायस यानी ऑब्जेक्टिव है, फिर चेक कर सकते हो कॉम्पिटेंट है, फिर कंपनी चेक में आप चेक कर सकते हो कि कंपनी डिसिप्लिन अप्रोच रख रही है या नहीं रख रही है, सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन अप्रोच। फिर इन तीन और अगर कुछ सिचुएशन ऐसी है, उस सिचुएशन में इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैन नॉट बी यूज्ड बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर। तो उसमें यही 3 सिचुएशन में, जब लैक ऑफ कॉम्पिटेंस हो, जब लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी हो, लैक ऑफ डिसिप्लिन सिस्टमेटिक अप्रोच हो, तब आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन का यूज़ नहीं कर सकते। और एक दूसरा है सेल्फ रिव्यू थ्रेड। जब इंटरनल ऑडिटर ही एक्सटर्नल ऑडिटर बन जाता है, तो लॉ में भी लिखा है और प्रोफेशनल एथिक्स में भी लिखा है कि इंटरनल ऑडिटर कभी भी एक्सटर्नल ऑडिटर का उसी कंपनी का काम नहीं ले सकता। तो उसे कहते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेड। आप ही काम कर रहे हो और आप ही चेक कर रहे हो, आप ही एग्जाम दे रहे हो और आप ही आपका पेपर चेक कर रहे हो, तो ऐसे तो कैसे हो सकता है? तो अगर सेल्फ रिव्यू थ्रेड है तो भी इंटरनल ऑडिटर फंक्शन कैन नॉट बी यूज्ड बाय एन एक्सटर्नल ऑडिटर। तो इसमें आप ये पहले 2 मुद्दे तो इसके जैसे ही है, ऑब्जेक्टिविटी और कॉम्पिटेंस पे फोकस कर रहे हैं, और उसकी पॉलिसी जो और प्रोसीजर्स है वो अनबायस है, ऑब्जेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू पॉलिसी है या नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिटर को क्या दर्जा दिया गया, क्या महत्ता दी गई है। उसमें से आपके यही 3 मुद्दे OCD वाले, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस एंड डिसिप्लिन एंड सिस्टमेटिक अप्रोच, ये 3 आपको चेक करना है। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन एंड स्टेटस ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ये आपको चेक करना है इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर बहुत ही कम इसकी महत्ता है और इंटरनल ऑडिटर फंक्शन को कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा है, तो फिर क्या मतलब हुआ? ठीक है। सेल्फ रिव्यू थ्रेड इज क्रिएटेड व्हेन द एक्सटर्नल ऑडिटर एक्सपेक्ट्स एन एंगेजमेंट टू प्रोवाइड internal audit services to an audit client and the results of those services will be used in conducting the audit। आप ही इंटरनल ऑडिट कर रहे हो और आपके ही द्वारा किए गए इंटरनल ऑडिटर को ऑडिट की सर्विसेज को आप एज अ बेस ले रहे हो और उसके ऊपर से आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो, तो ये कैसे चलेगा? दिस इज बिकॉज द पॉसिबिलिटी दैट द एंगेजमेंट टीम विल यूज द रिजल्ट्स ऑफ द इंटरनल ऑडिट सर्विस विदाउट प्रॉपरली इवेल्युएटिंग दोज रिजल्ट्स और विदाउट एक्सरसाइजिंग द सेम लेवल ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म as would be exercised when the internal audit work is performed by individuals who are not members of the firm। आपकी ही फर्म ने इंटरनल ऑडिट किया तो आप क्या मान लोगे? आप कुछ चौकन्ना नहीं रहोगे। चौकन्ना रहना यानी स्केप्टिसिज्म।
आप डाउटफुल नहीं रहोगे, बोलेंगे आप अपनी फर्म के बंदे ने तो इंटरनल ऑडिट किया, चलो जान दो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो, इतने ज़्यादा वाउचिंग वेरिफिकेशन मत करो, इतना ज़्यादा थर्ड पार्टी कन्फर्मेशन मत लो, एनालिटिकल प्रोसीजर मत लगाओ, या फिर रीकाउंटिंग या रीपरफॉर्मेंस करके इस कोई भी ऑडिट प्रोसीजर आप डिटेल में नहीं करोगे, तो ये कैसे चलेगा। आप ज़्यादा इंस्पेक्शन नहीं करोगे, ऑब्जर्वेशन नहीं करोगे, री परफॉर्मेंस, रीकैलकुलेशन वगैरह कोई भी ऑडिट प्रोसीजर आप नहीं करना चाहोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके ही इंटरनल आपके ही फर्म के किसी और आर्टिकल असिस्टेंट ने या फिर किसी और सीए ने इंटरनल ऑडिट किया हुआ है। ठीक है, अब मेन ये जो था सप्लीमेंट्री मैटर था वो हमने पढ़ा, अब उसके मेन ऐसे पे आ जाते हैं। उसमें से 3 ही मुद्दे हैं कि अगर 3 चीज़ें हैं तो आप इंटरनल ऑडिटर का वर्क एक्सटर्नल ऑडिटर यूज़ कर सकते, 3 नहीं है तो नहीं कर सकते। 3 चीज़ें क्या है, ऑब्जेक्टिविटी, फिर ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस एंड रिलेवेंट पॉलिसी एंड प्रोसीजर सपोर्ट द ऑब्जेक्टिविटी, फिर कॉम्पिटेंस, और तीसरा है डिसिप्लिन एंड सिस्टमेटिक अप्रोच। और ये 3 नहीं है तो आपको उसका वर्क यूज़ नहीं कर, इसके आगे के पैरे में यही बोला है, द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल नॉट यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर इफ द एक्सटर्नल ऑडिटर डिटरमाइंस दैट द फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस एंड रिलेवेंट पॉलिसी एंड प्रोसीजर डू नॉट अप्रोप्रिएटली सपोर्ट द ऑब्जेक्टिविटी, द फंक्शंस लैक सफिशिएंट कॉम्पिटेंस। द फंक्शंस यानी कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन, और उसको दूसरा भी नाम दे सकते हैं इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर, द फंक्शन की जगह आप पढ़ो इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर लैक्स सफिशिएंट कॉम्पिटेंस। इंटरनल ऑडिटर डज नॉट अप्लाई अ सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच। वो बंदा सिस्टमेटिक ही नहीं है, डिसिप्लिन ही नहीं है, वो अपने तरीके से ढंग से काम नहीं कर, अपने मन से काम कर रहा है, कोई ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो कैसे चलेगा, इंक्लूडिंग क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, अब आगे ये मेन मुद्दा डिटरमाइनिंग। अब आपने तय कर लिया, ये मुद्दा क्या बोलता था, डिटरमाइनिंग वेदर इन विच एरियाज एंड टू व्हाट एक्सटेंट द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर फंक्शन कैन बी यूज, इवेल्यूएटिंग इंटरनल ऑडिट फंक्शन। ये 3 चीज़ है, तो अगर आप थोड़ी बहुत भी ये 3 चीज़ पाते हो तो आप उसका वर्क इस्तेमाल करने का निर्णय ले लेते हो। निर्णय लेने के बाद आप क्या तय करोगे, कौन से कितने एक्सटेंड, कितने डीप में, कितने परसेंटेज उसका वर्क यूज़ करना है, और कौन कौन से फील्ड में करना है, कौन कौन से एरियाज़ में करना है। तो डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर दैट कैन बी यूज। यहाँ इंटरनल ऑडिट फंक्शन का दूसरा नाम है इंटरनल ऑडिटर। आप इंटरनल ऑडिटर के कौन सा वर्क काम कर सकते, कौन से प्रकार का काम आप अपने काम में ले सकते हो, यूज़ में ले सकते हो, या फिर उस कितनी डीप तक ले सकते हो, यानी कि अप टू व्हाट एक्सटेंट यू कैन यूज़ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर इन योर स्टैट्यूटरी ऑडिट, और व्हाट काइंड और व्हाट नेचर ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर यू कैन यूज़ इन डूइंग स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो उसके लिए उन्होंने बोला है, as a basis for determining the areas and the extent to which the work of the internal audit function can be used, the external auditor shall consider the nature and scope of the work that has been performed। सबसे पहले वो क्या देखा, नेचर एंड वर्क, स्कोप ऑफ द वर्क, जो इंटरनल ऑडिटर ने किस नेचर का काम किया है और कितने स्कोप में काम किया है, और इज प्लान टू बी परफॉर्म बाय द इंटरनल ऑडिट फंक्शन एंड इट्स रेलेवेंस टू द एक्सटर्नल ऑडिटर्स ओवरऑल ऑडिट। तो सबसे पहले वो 2 चीज़ चेक करेगा, नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स वर्क, और दूसरा चेक करेगा रिलेवेंस टू द एक्सटर्नल ऑडिट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपको लिखना है, आप लिखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। सबसे पहले नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, इंटरनल ऑडिट फंक्शन। फिर दूसरा क्या है, रेलेवेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल ऑडिट। ठीक है, ये एक मुद्दा आपको ध्यान में रखना है। फिर पैरा 18 क्या बोला, द एक्सटर्नल ऑडिटर, फिर जो ऑडिटर है सिग्निफिकेंट जजमेंट जो होगा ना वो सारे खुद लेगा। द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल मेक ऑल सिग्निफिकेंट जजमेंट इन द ऑडिट एंगेजमेंट एंड टू प्रिवेंट अनड्यू यूज ऑफ वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन शैल प्लान टू यूज लेस ऑफ द वर्क ऑफ द ऑडिट फंक्शन, इंटरनल ऑडिट फंक्शन, एंड परफॉर्म मोर ऑफ द वर्क डायरेक्टली द मोर जजमेंट इज इन्वॉल्व इन। अब सबसे पहले वो क्या करे, शैल मेक ऑल सिग्निफिकेंट जजमेंट्स, लिख देते हैं सिग्निफिकेंट जजमेंट्स, मेक सिग्निफिकेंट जजमेंट्स। फिर क्या करेगा, यूज लेस वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, और जहाँ पे भी सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व होगा वहाँ पे इंटरनल ऑडिट फंक्शन का वर्क
कम यूज़ करेगा और अपना खुद का परफॉर्मेंस ज़्यादा करेगा। परफॉर्म इंडिपेंडेंटली, परफॉर्म हिमसेल्फ इंडिपेंडेंटली। जहाँ पे भी सिग्निफिकेंट जजमेंट होगा वहाँ पे वो खुद परफॉर्म करना चाहेगा। क्या लिखा है? द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल मेक ऑल सिग्निफिकेंट जजमेंट्स इन द ऑडिट एंगेजमेंट। वो सबसे पहले तो सारे सिग्निफिकेंट जजमेंट तो खुद ही लेगा। एंड टू प्रिवेंट अनड्यू यूज ऑफ वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन शैल plan to use less of work of the function and perform more of the work directly. undue use now then excessive use prevent करने के लिए वो सारा काम खुद करेगा। एक्सेसिव यूज़ हो गया तो फिर वो उसका ऑडिट थोड़ी कहलाएगा, वो तो फिर इंटरनल ऑडिट पे ही डिपेंडेंट हो जाएगा। अनड्यू यूज़ नहीं होना चाहिए, उसके लिए वो जागृत रहेगा। फिर क्या बोला कि द मोर जजमेंट इज इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर्स एंड इवेल्यूटिंग द ऑडिट एविडेंस गैदर्ड। किसी भी चीज़ का प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग करना है, उसमें कितना प्लान करना है, कहाँ का सैम्पलिंग लेना है, रैंडम सैम्पलिंग करना है या फिर स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग करना है, वो सब प्लानिंग स्टेज पे आता है और परफॉर्मेंस स्टेज पे आता है। तो उसमें ज़्यादा जजमेंट की ज़रूरत होती है। और जो भी ऑडिट एविडेंसेस इंटरनल ऑडिटर ने कलेक्ट किए वो सफिशिएंट या अप्रोप्रिएट है कि नहीं, क्या वो जो रिस्क है ऑडिट ओपिनियन गलत होने का, उस रिस्क तो रिड्यूस नहीं कर सकता, क्या वो चेक करेगा। अगर कर सकता है तो एक्सेप्टेबली लो लेवल तक रिड्यूस कर पाए ऐसे ऑडिट एविडेंस गैदर करेगा। No more judgment is involved in planning and performing audit procedure and evaluating the audit evidence is obtained. More significant या फिर more judgment is required planning and performing audit. और दूसरा कहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट चाहिए? इवेल्यूटिंग द ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन बाय द इंटरनल ऑडिटर। फिर आपको ध्यान रखना है द हायर द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल विथ स्पेशल कंसिडरेशन गिवन टू रिस्क आइडेंटिफाई एज सिग्निफिकेंट। जहाँ पे भी रिस्की एरिया होंगे वहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट ज़्यादा लगेगा। द मोर तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट असर्शन लेवल पे जहाँ पे भी ज़्यादा होगा स्पेशल कंसिडरेशन देना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट रिस्क है या नहीं वो चेक करने के लिए। फिर द लेस द इंटरनल ऑडिट फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस एंड रेलेवेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एडिक्वेटली सपोर्ट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द इंटरनल ऑडिटर्स। जितना उसका स्टेटस कम रहेगा इंटरनल ऑडिट फंक्शन का और कंपनी में जो भी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर है वो अगर ऑब्जेक्टिव नहीं रहती है तो वहाँ पे भी सिग्निफिकेंट जजमेंट या फिर जजमेंट इन्वॉल्व होगा, क्योंकि आपको जजमेंट लेना पड़ेगा कि ये कंपनी का तंत्र कैसे चल रहा होगा, क्योंकि उनका कुछ भी इंटरनल ऑडिट फंक्शन पे उतना ज़्यादा जिक्र नहीं है, उनका इंटरनल ऑडिट फंक्शन को उतना महत्ता नहीं मिल रही है। द लोअर द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस इन द ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। तो यही मुद्दे आ गए जो 3 मुद्दे थे, OCD सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी, फिर कॉम्पिटेंस, फिर डिसिप्लिन। तो यही मुद्दे सिग्निफिकेंट ऑडिट सिग्निफिकेंट रिस्क कहाँ ज़्यादा होता है या फिर मोर जजमेंट कहाँ रिक्वायर्ड होता है। प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस में इवेल्यूटिंग द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, हायर द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल द विद स्पेशल कंसिडरेशन टू रिस्क आइडेंटिफाई एज सिग्निफिकेंट। इस जगह पे रिस्क ज़्यादा रहता है। फिर आगे क्या कहते हैं, द एक्सटर्नल ऑडिटर शेल ऑल्सो इवेल्यूएट वेदर इन एग्रीगेट यूजिंग द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन टू द एक्सटेंट प्लान
audit planned extent planned would be still result in external audit being sufficiently involved in the audit given the external auditor's sole responsibility for the audit opinion express. वो चेक करेगा कि क्या इसमें मुझे भी इन्वॉल्वमेंट तो रहना ही है ना, वो अपना इन्वॉल्वमेंट एकदम कम कर देगा तो कुछ काम नहीं है, क्योंकि उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे ऑडिट ओपिनियन देने के लिए. The auditor shall, in communicating with those charged with governance and overview of the planned scope and timing of the audit in accordance with the SA 260, communicate how the external auditor has planned to use the work of the internal audit function. वो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस और मैनेजमेंट को बताएगा कि भैया मैंने स्टैट्यूटरी ऑडिट किया है, लेकिन इसमें स्टैट्यूटरी ऑडिट करने में मैंने इंटरनल ऑडिटर की सहायता ली है और उसके ऑडिट वर्क को इस तरह से काम में मैंने लिया हुआ है, कंसिडरेशन में लिया हुआ है. तो इसके लिए भी अलग अलग से पैरा दिए गए हुए A15 to A17 वगैरह हम देखते हैं कि ये कहना क्या चाहता है पूरा चीज़. डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड. तो डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड. सबसे पहला फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड. सबसे पहला, वंस द एक्सटर्नल ऑडिटर हैज डिटरमाइंड दैट द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ द ऑडिट, तो वो पहले OCD चेक कर लेगा, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस और डिसिप्लिन और सिस्टमेटिक अप्रोच है कि नहीं. वो चेक करने के बाद ही उसका वर्क यूज़ करने का, उसके बाद वो चेक करके कि उसके फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं, कि हम मुझे किस हद तक इसको यूज़ करना चाहिए, उसके लिए वो ये फैक्टर्स देखेगा जो हम चर्चा कर रहे हैं. वंस द एक्सटर्नल ऑडिटर हैज़ डिटरमाइंड दैट द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैन बी यूज फॉर पर्पसेज ऑफ द ऑडिट, अ फर्स्ट कंसिडरेशन इज वेदर the planned nature and scope of the work of the internal audit function that has been performed or is planned to be performed is relevant to the overall audit strategy. क्या जो बंदा जो इंटरनल ऑडिटर ऑडिट कर रहा है वो रिलेवेंट है या नहीं अपने के लिए, दैट द एक्सटर्नल ऑडिटर है एस्टैब्लिश इन अकॉर्डेंस विद SA 300. इंटरनल ऑडिटर ने जो भी काम किया है या फिर काम करने वाला है वो हमारे लिए पूरी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी के लिए काम का है कि नहीं, वो सबसे बड़ी बात है. अगर वो कुछ काम का ही रेलेवेंट ही नहीं है तो फिर उसका यूज़ हम नहीं कर सकते. फिर एग्जांपल ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन दैट कैन बी यूज बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर इंक्लूड द फॉलोइंग: टेस्टिंग ऑफ द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स, सब्सटेंटिव प्रोसीजर इन्वॉल्विंग लिमिटेड जजमेंट. आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर इंटरनल ऑडिटर ने जो करी है सब्सटेंटिव प्रोसीजर यानी वाउचिंग और वेरिफिकेशन, उसमें तभी निर्भर रह सकते हो जब वो लिमिटेड जजमेंट उसमें चाहिए. अगर ज़्यादा जजमेंट चाहिए तो उस पर आप एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर जो भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर इंटरनल ऑडिटर ने की है उस पर आप डिपेंड नहीं रह सकते. ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री काउंट्स वो हमने आगे बता दिया. ट्रेसिंग ट्रांजैक्शन थ्रू द इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. पूरी इंफॉर्मेशन सिस्टम में से इंटरनल ऑडिटर वो इन्फॉर्मेशन निकालेगा जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए और फाइनेंशियल ऑडिटिंग के लिए काम की है, क्योंकि पूरा इंटरनल कंट्रोल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में नहीं आता. इंटरनल कंट्रोल में तो फ्रॉड रोकने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स भी आते हैं, जैसे CCTV कैमरा है, फिर मेकर चेकर कंसेप्ट है, लेकिन उसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रिलेटेड क्या है वो आपको देखना है. टेस्टिंग ऑफ कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, उसमें भी हम इंटरनल ऑडिटर की सहायता ले सकते हैं. द एक्सटर्नल ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन ऑफ द प्लान्ड नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ यूज ऑफ वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट function will be influenced by the external auditor's evaluation of the extent to which the internal audit functions, organization status and relevant policy and procedure. ये वो की वही बात कर रहा है, तो इस पैरा को आप छोड़ दीजिए, अगला पैरा पढ़िए. Judgments in planning and performing audit procedure and evaluating results. The greater the judgment needed to be exercised in planning and performing the audit procedures and evaluating the audit evidence, the external auditor will need to perform more procedure directly in accordance with the para 18 of SA, because using the work of internal audit function alone will not provide the external auditor with sufficient appropriate evidence. जितना ज़्यादा जजमेंट होगा उतना ज़्यादा आपको ज़्यादा आपकी खुद की चेकिंग करनी पड़ेगी. एक्सटर्नल ऑडिटर को खुद सेल्फ ऑडिट करना पड़ेगा ताकि वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्राप्त कर सके. फिर सिंस द एक्सटर्नल ऑडिटर हैज सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द
audit opinion expressed, the external auditor needs to make the significant judgment in the audit engagement in accordance with the para 18. Significant judgment including the following: assessing the risk of material misstatement, evaluating the sufficiency of test performed, evaluating the appropriateness of the management use of going concern assumption. ये सब assumption बहुत ही significant रहते हैं. Evaluating significant accounting estimate, evaluating the adequacies of disclosures. फिर आगे बढ़ते, assessed risk of material misstatement for a particular account balance, class of transaction or disclosure. The higher and assessed risk of material misstatement at the assertion level, the more judgment is often involved in planning and performing the audit procedures and evaluating the results thereof. जैसे ही रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा होता है तो आपको प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट में ज़्यादा जजमेंट लगता है. इन सच सर्कमस्टेंसेस द एक्सटर्नल ऑडिटर विल नीड टू परफॉर्म मोर प्रोसीजर्स directly in accordance with para 18 of this essay and accordingly make less use of work of the internal audit function in obtaining sufficient and appropriate audit evidence. Furthermore, as explained in essay 200, the higher the assessed risk of material misstatement, the more persuasive the audit evidence required. जितना भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा होता है तो आपको मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस चाहिए. तो अगला मुद्दा कौन सा था, हम उस वाले में देखते हैं. हमने यहाँ तक लिखा हायर द रिस्क ऑफ मटेरियल यहाँ तक लिखा ए वाला. अब दूसरा है हायर द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल विद स्पेशल कंसिडरेशन गिवन टू द रिस्क आइडेंटिफाई एज सिग्निफिकेंट. तो उसमें से हमको यहाँ पे से लिखना होगा हायर द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट द मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस रिक्वायर्ड बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर. हायर द रोमम higher the more persuasive audit evidence. फिर अगले दो मुद्दे तो उसमें भी सेम है. लेस द इंटरनल, उसका जो क्या स्टेटस है, स्टेटस और कॉम्पिटेंस वाले दो मुद्दे आगे आ गए. वही के वही, अगर कंपनी में इंटरनल ऑडिट फंक्शन का स्टेटस बहुत ही रिस्पेक्टेबल है तो आप ज़्यादा डिपेंडेंट रह सकते हो और उसमें जजमेंट कम लगेगा. और इंटरनल ऑडिट फंक्शन का कोई भी वहाँ पे स्टेटस अच्छा नहीं है और उसको बहुत ही फिजूल काम माना जाता है और टाइम पास काम माना जा रहा है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा जजमेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिविटी. एंड ऑब्जेक्टिविटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर. साथ में है कॉम्पिटेंस. जितनी कॉम्पिटेंस ज़्यादा होगी उतना आपको जजमेंट कम लेना पड़ेगा. हायर द कॉम्पिटेंस लोअर द जजमेंट. लोअर द कॉम्पिटेंस हायर द जजमेंट. फिर उसको चेक करना पड़ेगा कि वो सफिशिएंटली उसके अंदर इन्वॉल्व है या नहीं है. द एक्सटर्नल ऑडिटर्स आर इन कम्युनिकेटिंग विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड ओवरव्यू ऑफ द प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसए 260. तो कम्युनिकेशन विद TCWG एंड सफिशिएंट इन्वॉल्वमेंट. तो ये आपको ध्यान पड़ेगा, सफिशिएंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर.
तो ये मुद्दे जो है ना, यही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, 18 वाला मुद्दा, कि आपको नेचर एंड एक्सटेंड तय करते समय आपको इंटरनल ऑडिट फंक्शन को कितना यूज़ करना है और कौन सा इंटरनल ऑडिट फंक्शन यूज़ करना है, उस समय आप कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखोगे, तो वही सबसे ज़्यादा मुद्दा पूछा जाता है। तो आप एक बार पढ़ लीजिए। सबसे पहले उसका रेलेवेंस क्या है, इंटरनल ऑडिटर ने जो काम किया उसका एक्सटर्नल ऑडिटर के वर्क में क्या रेलेवेंस है। फिर सारे जो सिग्निफिकेंट जजमेंट्स है उसको वो चेक करेगा, और जजमेंट्स अगर जहाँ पे भी होगा सिग्निफिकेंट जजमेंट, वहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटर खुद काम करेगा, और हो सके उतना वो खुद के वर्क पे रिलाय रहना चाहेगा, ना कि उसके बदले इंटरनल ऑडिटर के वर्क पे डिपेंड रहे। और इस जगह पे ज़्यादा वर्क जजमेंट चाहिए जब प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर करना हो एंड इवेल्यूटिंग द ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड करना हो। द हायर द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल विद द स्पेशल कंसिडरेशन गिवन टू द रिस्क आइडेंटिफाई एज सिग्निफिकेंट। तो ये भी हमने देखा। द लेस द इंटरनल ऑडिटर फंक्शंस, ऑर्गेनाइजर स्टेटस भी देखा, कॉम्पिटेंस भी देखा, फिर उसका सब सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है ऑडिटर का, तो वो जितना चाहेगा उतना अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिट पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटर्नल ऑडिटर की रहती है। द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल इन कम्युनिकेटिंग विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड ओवरव्यू ऑफ द प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एस 260 कम्युनिकेट विद TCWG। ठीक है, तो वो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट भी करेगा कि हमने आपके इंटरनल ऑडिटर का ये काम ध्यान में लिया है और उसको पूरे ऑडिट में उसका भी हिस्सा है। अब उसका दूसरा पार्ट है, वो करते हैं यूजिंग द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। अब वर्क उसका काम करते समय वो क्या करेगा वो देखते हैं। जी, अब हम देखते हैं, अभी हमने देखा कि डिटरमिनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन दैट कैन बी यूज, तो उसको क्या क्या ध्यान रखेगा उसका एक्सटेंट और नेचर तय करते समय कि भैया कितना वर्क यूज़ करना है और कौन से प्रकार का वर्क यूज़ करना है। ठीक है, उसमें हमने देखा कि जजमेंट्स, ज़्यादा जजमेंट किस में यूज़ हो रहे हैं, फिर जहाँ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एट असर्शन लेवल ज़्यादा होगा, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन कम होगा वहाँ पे जजमेंट ज़्यादा लगेगा, या फिर ज़्यादा पे लोअर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस होगा वहाँ पे जजमेंट ज़्यादा लगेगा। फिर भी उसको इतना तो ध्यान रखना ही है कि वो खुद अपने आप को इनफ या फिर सफिशेंटली इन्वॉल्व कर पाए, ताकि वो अपना उसकी खुद की जो जिम्मेवारी है वो जिम्मेवारी से वो मुकर ना जाए। सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस। फिर अब हम पढ़ते हैं यूजिंग द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। इफ द एक्सटर्नल ऑडिटर प्लान्स टू यूज द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, द external auditor shall discuss the planned use of its work with the function as a basis for coordinating with the respective activities। यानी कि जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए इंटरनल ऑडिटर के साथ सारी चर्चाएं करेगा कि भैया तेरे वर्क का मेरे ओवरऑल जो स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट है उसमें क्या काम आएगा तेरा वर्क। उसके लिए 24 to 26 नंबर का पैरा है, वो हम देखते हैं। 24 to 26 में क्या लिखा, इन डिस्कसिंग द प्लान यूज ऑफ देयर वर्क, जो प्लान्ड यूज होगा इंटरनल ऑडिटर का वर्क का विद द इंटरनल ऑडिट फंक्शन एज द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज में बी यूजफुल टू एड्रेस द फॉलोइंग। उसमें ये मुद्दे का चर्चा होगा, प्लान्ड यूज ऑफ वर्क का
हम कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए चर्चा करेंगे, इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर दो बैठ के चर्चा करेंगे। द टाइमिंग ऑफ सच, एक्सटर्नल ऑडिटर पूछेगा भैया तुमने ये काम कब किया था, ईयर एंड पे किया था, ईयर के बीच में किया था, शुरुआत में किया था। नेचर ऑफ द वर्क परफॉर्म, किस प्रकार का वर्क किया था, डिटेल में किया था, ऊपर से किया था, या फिर कैसे किया था। द एक्सटेंट ऑफ ऑडिट कवरेज, और उसका एक्सटेंट चेक करेगा, डिटेल कितनी डेप्थ में किया था वो चेक करेगा। मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल, एंड इफ एप्लीकेबल मटेरियलिटी लेवल और लेवल्स फॉर पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, वो मटेरियलिटी चेक करेगा और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी चेक करेगा। टोटल मटेरियलिटी से परफॉर्मेंस मटेरियलिटी हमेशा थोड़ी कम रखते हैं, 100 से 80% रखते हैं। फिर प्रपोज मेथड्स ऑफ आइटम सिलेक्शन एंड सैम्पल साइजेस, प्रपोज मेथड कि आपने सैम्पल साइज़ कैसे चेक किया, स्टेटिस्टिकल सैम्पल लिया या फिर किस प्रकार का सैम्पल साइज़ आपने लिया, और सैम्पल में क्या सैम्पल हेट्रोजीनियस था या नहीं, वो सारी मुद्दा चर्चा करेगा। फिर होमोजीनियस था या हेट्रोजीनियस था, तो फिर उस प्रकार से आपने प्रॉपर सैम्पलिंग का जो प्रॉपर मेथड से वो यूज़ किया है या नहीं, सैम्पल स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग या रैंडम सैम्पलिंग जो भी अप्लीकेबल हो। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वर्क परफॉर्म करेगा एंड रिव्यू एंड रिस्पॉन्डिंग प्रोसीजर्स करेगा। कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल ऑडिट इज इफेक्टिव एंड फॉर एग्जाम्पल डिस्कशन टेक प्लेस एट अप्रोप्रिएट इंटरवल थ्रू आउट द पीरियड। चर्चाएँ हमेशा चलनी चाहिए, चाय पे चर्चा बिठाती रहनी चाहिए, हर महीने 2 महीने में इंटरनल ऑडिटर और स्टैट्यूटरी ऑडिटर बैठ के सारी बातें की चर्चा कर ले, तो आगे जाके पहले से ही क्वेरी सॉल्व हो जाए, तो आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। देन एक्सटर्नल ऑडिटर इन्फॉर्म्स द इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स दैट में अफेक्ट द फंक्शन। एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर को बताएगा कि ये बड़ी बात है। यहाँ पे फंक्शन का मतलब है इंटरनल ऑडिट फंक्शन, पूरा इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन इंटरनल ऑडिट फंक्शन यानी कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की बात चल रही है। फिर ऐसे इसके बाद आगे का मुद्दा करते हैं, उसके अंदर से द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल रीड द रिपोर्ट्स ऑफ द इंटरनल ऑडिटर रिलेटिंग टू द वर्क ऑफ द फंक्शन that the external auditor plans to use to obtain an understanding of the nature and extent of the audit procedures it performed and the related findings। जो इंटरनल ऑडिटर ने अपने इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट बनाया, उस इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट को एक्सटर्नल ऑडिटर पढ़ेगा, और उसमें से इंटरनल ऑडिटर ने जो फाइंडिंग्स निकाली, जो कंक्लूजन निकाले हैं, उसका क्या महत्ता रहेगी पूरे स्टैट्यूटरी ऑडिट में, ओवरऑल स्टैट्यूटरी या एक्सटर्नल ऑडिट में उसकी क्या महत्ता रहेगी, वो उस पे से रीड करेगा रिपोर्ट को और कंक्लूजन निकालेगी, क्या काम की चीज़ का वो रिपोर्ट में से काम की चीज़ को ध्यान में रखेगा। द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल परफॉर्म सफिशिएंट प्रोसीजर ऑन द बॉडी ऑफ द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट function as a whole that the external auditor plans to use to determine its adequacy for the purpose। वो ये सारी चीज़ों को इवेल्यूएट करेगा। सबसे पहले the work of the function that is internal audit function has been properly planned, performed, supervised, reviewed and documented है। planned, performed, supervised, reviews and document। internal auditor ने अपना वर्क प्रॉपरली प्लान, परफॉर्म, सुपरवाइज, रिव्यूड एंड डॉक्यूमेंटेड किया है कि नहीं है। फिर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस हैड बीन ऑब्टेन और नॉट, जो आपको रीजनेबल कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए जो नेसेसरी ऐसे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस हैज़ बीन ऑब्टेन बाय द इंटरनल ऑडिटर और नॉट, क्या उसने ऑडिट एविडेंसेस अच्छे और सफिशिएंट प्राप्त किए हैं या नहीं है, वो उसको चेक करना है। फिर उसको चेक करना है कि जो इंटरनल ऑडिटर ने कंक्लूजन निकाले हैं वो कंक्लूजन क्या अप्रोप्रिएट है रेलेवेंट सर्कमस्टेंसेस में, जो सर्कमस्टेंसेस ने उसने ऑडिट किया है उस ऑडिट के हिसाब से क्या ये कंक्लूजन्स अप्रोप्रिएट है। और वो ऐसे भी चेक करेगा रिपोर्ट्स मेड बाय इंटरनल ऑडिटर फंक्शंस आर कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट्स ऑफ वर्क परफॉर्म, और इंटरनल ऑडिटर ने जो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट बनाया वो ऑडिट रिपोर्ट उसने जो काम किया था उसके पास जो वर्किंग पेपर है या फिर उसके पास जो रिजल्ट्स ऑफ वर्क परफॉर्म्ड है उससे कंसिस्टेंट होने चाहिए। उन्हें रिजल्ट में समझ लो गफला पाया लेकिन उसने रिपोर्ट में लिखा ही नहीं इंटरनल ऑडिटर ने, तो वो एक प्रकार का कोल्यूजन हो जाएगा। इंटरनल ऑडिट को रिजल्ट्स तो ऐसा मिला, रिजल्ट्स ऑफ वर्क परफॉर्म में कुछ गंदी बात मिली लेकिन वो गंदी बात रिपोर्ट तक पहुंची नहीं। उसका मतलब क्या हुआ कि इंटरनल ऑडिटर अपने एम्प्लॉयर से डरता है। फिर द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट प्रोसीजर शैल बी रिस्पॉन्सिव टू द एक्सटर्नल ऑडिटर इवेल्यूशन ऑफ द अमाउंट ऑफ जजमेंट इन्वॉल्व, जो हमने देख लिया, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एक्सटेंट टू विच इंटरनल ऑडिट फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस एंड रेलेवेंट पॉलिसी एंड प्रोसीजर सपोर्ट द ऑब्जेक्टिविटीज ऑफ इंटरनल
ऑडिटर्स एंड द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन ऑफ द कॉम्पिटेंस ऑफ द फंक्शन। यही जो मुद्दे हैं, जजमेंट वाला, मटेरियल मिसस्टेटमेंट वाला, फिर आपका ऑब्जेक्टिविटी वाला और कॉम्पिटेंस वाला, यही चार मुद्दे हैं। द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिटर्स एक्सटर्नल ऑडिटर्स ऑडिट प्रोसीजर शैल बी रिस्पॉन्डिव टू द एक्सटर्नल ऑडिटर्स इवोल्यूशन। ये चार मुद्दे, जैसे इस चार मुद्दे का जैसे जैसे रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से एक्सटर्नल ऑडिटर अपनी ऑडिट प्रोसीजर तय करेगा। अगर जजमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व है इंटरनल ऑडिटर के द्वारा तो वो ज़्यादा प्रोसीजर करेगा। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा है तो एक्सटर्नल ऑडिटर अपनी ऑडिट प्रोसीजर ज़्यादा करेगा। अगर कम है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो एक्सटर्नल ऑडिटर अपनी ऑडिट प्रोसीजर कम करेगा। अगर ऑब्जेक्टिविटी कम है तो एक्सटर्नल ऑडिटर अपनी ऑडिट प्रोसीजर, अगर ऑब्जेक्टिविटी कम है तो ज़्यादा करेगा और ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा तो कम करेगा, यानी कि अनबायस है तो उसको ज़्यादा ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं है। और कॉम्पिटेंस है, कॉम्पिटेंट इंटरनल ऑडिटर है तो उसको भी ज़्यादा ऑडिट प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं, उसके ऊपर से वो तय करेगा कि मुझे कितनी ऑडिट प्रोसीजर करनी है, तुम्हारी काबिलियत कितनी है, तुम्हारी अगर लायकात और तुम्हारी टैलेंट अच्छा है तो मुझे अंदर डीप में ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम अनबायस हो तो भी मुझे डीप में ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी कम है क्योंकि कंट्रोल सारे परफेक्ट है तो भी मुझे डीप में ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल ऑल्सो इवेल्युएट वेदर द एक्सटर्नल ऑडिटर्स कंक्लूजन रिगार्डिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन इन पैरा 15 ऑफ दिस ऐसे in the determination of the nature and extent of the use of the work of the function for purposes of the audit in para remain appropriate। ठीक है, फिर अब उसके बाद ये पार्ट बी शुरू हो जाता है इस ऐसे का। उससे पहले हम पार्ट ए में हमने क्या पढ़ा वो अच्छे से कर लेते हैं और यही पूछा जाता है। सबसे पहले हम इंटरनल ऑडिटर का वर्क काम करे, यूज़ में ले या ना ले, उसके लिए हम क्या चेक करते हैं, तीन चीज चेक करते हैं, OCD। तो ओ यानी कि ऑब्जेक्टिविटी एंड स्टेटस ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। फिर क्या चेक करेंगे, कॉम्पिटेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर। और तीसरा चेक करेंगे डिसिप्लिन एंड सिस्टमेटिक ऑडिट अप्रोच है या नहीं। फिर ऑब्जेक्टिविटी के लिए हमने अलग मुद्दे देखे, कॉम्पिटेंस के लिए अलग मुद्दे देखे और डिसिप्लिन के लिए अलग मुद्दे देखे। ठीक है, तो ये तीन नहीं होगा तो इसमें क्या लिखा है, इफ़ द ऑडिट द शैल नॉट यूज़ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट। अगर ये तीन नहीं होते तो हम ये वर्क यूज़ नहीं करेंगे इंटरनल ऑडिटर का। फिर क्या लिखा कि हमको नेचर एंड एक्सटेंट यूज़ करने के लिए ये सारे मुद्दे चेक करने हैं। सबसे पहले क्या है कि उसके रिलेवेंस चेक करना है, क्या इंटरनल ऑडिटर का रिपोर्ट हमारे केसेस में रिलेवेंट है नहीं, जो रिलेवेंट है या नहीं, एज अ बेसिस फॉर द डिटरमाइनिंग द एरियाज एंड द एक्सटेंट टू विच द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैन बी यूज। द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल कंसिडर द नेचर एंड स्कोप ऑफ द वर्क दैट हैज़ बीन परफॉर्म। वो चेक करेगा कि इंटरनल ऑडिटर ने कितने नेचर का, कौन से नेचर का ऑडिट किया और उसने जो ऑडिट किया उसका स्कोप क्या था, स्कोप लिमिटेड था, पूरा था या फिर मीडियम था, और इज प्लान्ड और टू बी परफॉर्म बाय द इंटरनल ऑडिट फंक्शन एंड इट्स रेलेवेंस टू द एक्सटर्नल ऑडिटर्स ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। क्या इंटरनल ऑडिटर का जो भी परफॉर्मेंस उसने किया है, जो भी उसने ऑडिट प्रोसीजर्स किया, वो हमारे लिए एक्सटर्नल ऑडिटर की स्ट्रेटेजी के लिए और एक्सटर्नल ऑडिटर की ऑडिट प्लान के लिए कितना रेलेवेंट है वो चेक करेंगे। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, रेलेवेंस। यहाँ से आप अंडरलाइन कर सकते हो, रेलेवेंस के नीचे अंडरलाइन कीजिए। इंटरनल ऑडिटर ने जो वर्क किया वो रेलेवेंट है या नहीं वो चेक करना है। फिर आपको चेक करना है कि नेचर एंड स्कोप ऑफ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर क्या था। फिर द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल मेक ऑल सिग्निफिकेंट जजमेंट्स इन द ऑडिट एंगेजमेंट। वो अपने सारे जजमेंट खुद ही में, सिग्निफिकेंट जजमेंट है वो खुद मेक करेगा। सिग्निफिकेंट जजमेंट वो आउटसोर्स नहीं करेगा इंटरनल ऑडिटर, आउटसोर्स मतलब उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। टू प्रिवेंट द अनड्यू यूज ऑफ वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिटर shall plan to use less of work of the function and perform more of the work directly। यानी कि वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेगा इंटरनल ऑडिटर के वर्क को और खुद के वर्क पे ही डिपेंडेंट रहेगा ताकि वो अच्छे से सिग्निफिकेंट जजमेंट ले पाए। फिर जजमेंट कहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जहाँ प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग रिलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर हो
जहाँ पे आपको ऑडिट प्रोसीजर का प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस करना है, तहाँ पे जजमेंट ज़्यादा रिलेटेड है प्लानिंग स्टेज में। और इवेल्यूशन ऑफ ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन है, आपने जो इंटरनल ऑडिटर ने जो ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन किए उसका इवेल्यूशन करने के लिए ज़्यादा जजमेंट की ज़रूरत है। फिर जहाँ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा हो वहाँ पे भी ज़्यादा जजमेंट की ज़रूरत है। फिर जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की में और इंटरनल ऑडिट फंक्शन का स्टेटस यानी कि उसका दर्जा, उसका महत्व, उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ही कम हो, तब जाके जजमेंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड रिलेवेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एडिक्वेटली सपोर्ट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द इंटरनल ऑडिटर्स। अगर जो इंटरनल ऑडिट की जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है अगर ऑब्जेक्टिविटी यानी अनबायसनेस को सपोर्ट नहीं करती है तो फिर ज़्यादा जजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। द लोअर द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, अगर लो लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस है इंटरनल ऑडिटर्स इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इतने नॉलेजेबल नहीं है, तब भी हमको मोर जजमेंट रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, फिर हमने अभी ये देख लिया कि यूजिंग द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। इफ द एक्सटर्नल ऑडिटर प्लान्स टू यूज द वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल डिस्कस द प्लान्ड यूज ऑफ द वर्क विद द फंक्शन एज अ बेसिस फॉर कोऑर्डिनेटिंग देयर रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज़। उसमें हमने ये पैरा भी देख लिया क्या क्या चर्चा करेगा वो उसके साथ, इंटरनल ऑडिटर के साथ। टाइमिंग ऑफ सच वर्क, नेचर ऑफ सच वर्क, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट कवरेज, मटेरियलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, प्रपोज मेथड फॉर सिलेक्शन of selection of sample sizes, documentation of the work performed, रिव्यू एंड रिपोर्टिंग प्रोसीजर। ये सारी चर्चा एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के साथ करेगा। फिर उसके इंटरनल ऑडिटर ने जो रिपोर्ट बनाया वो रिपोर्ट वो रीड करेगा और उसमें से वो तय करेगा कि वो कितना काम का है। उसके लिए जो इंटरनल ऑडिटर ने जो भी अपने कंक्लूजन्स, फाइंडिंग्स और जो भी उसके रिजल्ट्स निकाले हैं वो रिजल्ट्स कितना रेलेवेंट है अपने पर्पस के लिए और अपने यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटर पर्पस के लिए वो चेक करेगा और उसके ऊपर से वो अंडरस्टैंडिंग पाएगा कि नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म एंड रिलेटेड फाइंडिंग्स की अंडरस्टैंडिंग पाएगा। फिर एक्सटर्नल ऑडिटर इवेल्यूएट करेगा कि क्या इंटरनल ऑडिटर ने परफेक्टली प्रॉपरली प्लान किया है, अपने खुद के ऑडिट वर्क को परफॉर्म किया है, प्रॉपरली सुपरवाइज किया है, प्रॉपरली रिव्यू और डॉक्यूमेंट किया है या नहीं है। फिर वो उसने जो कंक्लूजन निकाले वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस या रेलेवेंट सर्कमस्टेंसेस में। और वो ऐसा भी तय करेगा कि उसने जो रिपोर्ट बनाया है वो उसके पास उसके जो वर्क के रिजल्ट्स है वो वर्क के रिजल्ट से उसका ही रिपोर्ट कंसिस्टेंट है या नहीं। उसने समझ लो फ्रॉड पाया लेकिन वो फ्रॉड को उसने अपने रिपोर्ट में बताया ही नहीं, तो फिर वो कंसिस्टेंट कैसे हुए। फिर हम देखते हैं डिटरमाइनिंग वेदर इन विच एरियाज एंड व्हाट एक्सटेंट इंटरनल ऑडिटर्स कैन बी यूज टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। अब इसमें क्या है, कई बार लॉ ही ना बोल देते कि आप इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज़ में नहीं कर सकते। अगर लॉ ना बोल रहा है तो आप कोई सवाल ही पैदा नहीं होता इंटरनल ऑडिटर की डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकता। यहाँ पे काम में लेने की बात नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट असिस्टेंस की बात है। द एक्सटर्नल ऑडिटर में बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन फ्रॉम ऑब्टेनिंग डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम द इंटरनल ऑडिटर्स। अगर ऐसा है तो फिर आप पैरा 27 to 35 do not apply and 37 also don't apply. If using internal auditors to provide direct assistance is not prohibited by law or regulations, is not provided by law and regulation, and the external auditor plans to use internal auditors to provide direct assistance on the audit, the external auditor shall evaluate the existence and significance of threats to ऑब्जेक्टिविटी एंड द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिटर्स। वो क्या चेक करेगा कि इंटरनल ऑडिटर को अगर हम डायरेक्ट असिस्टेंट बना देते हैं तो क्या कोई सिग्निफिकेंट थ्रेट्स है और इसकी कॉम्पिटेंस लेवल क्या है। इवैल्यूएट द एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट्स, क्या अनबायसनेस को कोई प्रॉब्लम है, अगर उसको ही हम क्या अनबायसनेस खतरे में तो नहीं है ना, वो चेक करेगा एक्सटर्नल ऑडिटर। अगर हम इंटरनल ऑडिटर का असिस्टेंस ले डायरेक्ट असिस्टेंस तो क्या डायरेक्ट असिस्टेंस लेने से इंटरनल ऑडिटर की अनबायसनेस पे खतरा तो नहीं आएगा, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर को तो अपॉइंट मैनेजमेट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस ने किया है।
एंड द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिटर्स वो विल बी प्रोवाइडिंग सच असिस्टेंस, और उसका कॉम्पिटेंस भी चेक करेगा कि ये बंदे में कितना दमखम है, क्या नॉलेज है, इसमें नॉलेज होगा तो ही उसका वर्क यूज़ करेगा, और उसके अगर उसका कोई थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी नहीं है तो ही यूज़ करेगा। फिर आगे क्या लिखा है, The external auditor's evaluation of the existence and significance of threats to the internal auditor's objectivity shall include inquiry of the internal auditors regarding interest and relationship that may create a threat to the objectivity। अब इसमें ऑब्जेक्टिविटी यानी कि अनबायसनेस कैसे हो सकती है, अगर इंटरनल ऑडिटर और मैनेजमेंट का रिश्ता कुछ ऐसा गहरा है कि अनबायसनेस हो ही नहीं सकती, तो फिर ऑब्जेक्टिविटी हार्म होती है, फिर इंटरनल ऑडिटर का वर्क नहीं यूज़ किया जाए, इंटरनल ऑडिटर का डायरेक्ट असिस्टेंस यूज़ नहीं किया। इसके लिए पैरा 32 टू 34 है, वो हम पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिविटी रिफर्स टू द एबिलिटी, यहाँ पे आप आ जाइए A32, objectivity refers to the ability to perform the proposed work without allowing bias, conflict of interest or undue influence of others to override professional judgment। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ही होता है कि आप कोई बायस में ना आ जाओ, कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में ना आ जाओ, यानी कि कंपनी में आप भी शेयर होल्डर हो या फिर आपको कंपनी में कुछ फ़ायदा हो रहा है कंपनी के अच्छे चलने से या बुरे चलने से, तो आपको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं। In evaluating the existence and significance of threats to the objectivity of an internal auditor, the following factors may be relevant: the extent to which the internal audit functions, organization status and relevant policies and procedures support the objectivity। अब इंटरनल ऑडिट फंक्शन का पूरे ऑर्गेनाइजेशन में स्टेटस क्या है, उसको क्या महत्ता दी जाती है, और उसके रिलेटेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर क्या ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं कि नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। फिर क्या चेक करना पड़ेगा, फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप विथ एन इंडिविजुअल वर्किंग इन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी, क्या रिलेशनशिप है, कोई फैमिली रिलेशनशिप या पर्सनल रिलेशनशिप है, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है मैनेजमेंट में और इंटरनल ऑडिटर में। हो सकता है कोई इंटरनल ऑडिटर आया तो उससे कोई ऐसा मैटर हो गया, एसोसिएशन विद द डिवीज़न और डिपार्टमेंट इन द एंटिटी टू विच द वर्क लेड, क्या जिस डिपार्टमेंट का वर्क ऑडिट किया गया इंटरनल ऑडिटर के द्वारा या फिर उसका इंटरनल ऑडिटर उस डायरेक्ट असिस्टेंस देगा, उसमें कोई एसोसिएशन है उस इंटरनल ऑडिटर का, एसोसिएशन विद द डिवीजन और डिपार्टमेंट। फिर सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द एंटिटी अदर देन रेम्यूनरेशन ऑन टर्म्स कंसिस्टेंट विद दिस एप्लीकेबल टू अदर एम्प्लॉइज इन एट अ सिमिलर लेवल ऑफ सीनियरिटी। क्या आपको कंपनी में इंटरनल ऑडिटर को आपकी जो सैलरी इंटरनल ऑडिटर की सैलरी के अलावा क्या कोई इसका इंटरेस्ट है कंपनी में, और सैलरी भी उतनी होनी चाहिए जो उसके लेवल के और उसी की जितनी सीनियरिटी धराते एम्प्लॉय की है सैलरी, उससे ज़्यादा सैलरी हो तो उसका इंटरेस्ट माना जाएगा, फाइनेंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम तय कर सकते हैं कि उसका ऑब्जेक्टिविटी है या नहीं है और रिलेशनशिप है कि नहीं है। द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल नॉट यूज़ द इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस इफ़, उसमें भी वही OCD मुद्दे, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, फिर कॉम्पिटेंस नहीं है, और उसमें तो वो खुद ही कर रहा है, असिस्टेंट मिल रहा है, तो सिस्टमिक अप्रोच तो होगा ही क्योंकि वो एक्सटर्नल ऑडिटर खुद ही कर रहा है।
फिर डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क दैट कैन बी असाइन टू इंटरनल ऑडिटर्स प्रोवाइडिंग डायरेक्ट असिस्टेंस, उसमें भी वही मुद्दे हैं जो आपने उसके वर्क यूज़ करने में देखे, वही डायरेक्ट असिस्टेंस में क्या, इन डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क दैट मे बी असाइंड to internal auditors and the nature, timing and extent of direction, supervision, review that is appropriate in the circumstance, the external auditor shall consider the amount of judgment involved in planning and performing the relevant audit procedures, evaluating the audit evidences obtained, the assess risk of material misstatement, the external auditors evaluation of the existence and significance of threats to the objectivity and level of competence of their internal auditors who will be providing such assistance. The external auditors shall not use internal auditors to provide direct assistance to perform procedure that involve making significant judgments. अगर ये significant judgment इस्तेमाल करना है तो वो उसका डायरेक्ट असिस्टेंस यूज़ नहीं करेगा, वो खुद ही significant judgment लेगा. फिर relate to higher risk of material misstatement where the judgment required in performing the relevant audit procedure or evaluating the audit evidences gathered is more than limited. ज़्यादा जजमेंट की ज़रूरत है और रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट भी ज़्यादा है और जजमेंट भी लिमिटेड नहीं है, अदर देन लिमिटेड है, यानी कि ज़्यादा जजमेंट की ज़रूरत है. तो ऐसे वर्क के लिए हम डायरेक्ट असिस्टेंस इंटरनल ऑडिटर का नहीं लेंगे. रिलेट वर्क विद विच द इंटरनल ऑडिटर्स हैव बीन इन्वॉल्व एंड विच हैज़ ऑलरेडी बीन और विल बी रिपोर्टेड टू द मैनेजमेंट और दोज चार्ज विद गवर्नेंस बाय द इंटरनल ऑडिटर फंक्शन, यानी कि जो वर्क इंटरनल ऑडिटर ने ही किया है उसी को अगर इंटरनल ऑडिटर चेक करेगा तो मेकर चेकर कंसेप्ट नहीं रहेगा. जो पेपर बनाएगा, जो पेपर लिखेगा वही पेपर चेक करेगा, तो फिर चेकिंग क्या हुई, क्या लिखा, रिलेट टू वर्क विथ विच द इंटरनल ऑडिटर हैव बीन इन्वॉल्व, यानी कि इंटरनल ऑडिटर ऑलरेडी उस मैटर में इन्वॉल्व है एंड विच हैज़ ऑलरेडी बीन और विल बी रिपोर्टेड टू द मैनेजमेंट, और जिसका रिपोर्टिंग मैनेजमेंट को हो गई है, होने वाली है, उसी चीज़ को चेक करने में हम इंटरनल ऑडिटर की डायरेक्ट असिस्टेंट नहीं ले सकते. रिलेट टू द डिसीजंस the external auditor makes in accordance with SA regarding the internal audit function and the use of work of assistants. फिर यहाँ पे having appropriately evaluated, एक मिनट, having appropriately evaluated whether and if so what extent internal auditors can be used to provide direct assistance on the audit, the external auditor shall, in communicating with those charged with governance an overview of the planned scope and timing of the audit in accordance with SA 260, communicate the nature and extent of the planned use of internal auditors to provide direct assistance so as to reach mutual understanding that such use is not excessive in the circumstances of the एंगेजमेंट. वो चेक करेंगे कि आप ज़्यादा तो यूज़ कर नहीं रहे हो ना, उससे लिखित में एक एग्रीमेंट या फिर लिखित में उसको कम्युनिकेशन कर देंगे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को, भैया हम आपके इंटरनल ऑडिटर जो है उसकी डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमारे और आपके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी और कुछ लेवल से ज़्यादा नहीं रहेगा, नॉर्मल लेवल का रहेगा. तो आप चिंता मत कीजिए, हम आपका ऑडिट इंडिपेंडेंटली ही करेंगे. द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल इवेल्यूएट वेदर इन एग्रीगेट यूजिंग इंटरनल ऑडिटर्स टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस to the extent planned together with the planned use of work of the internal audit function would still result in external auditor being sufficiently involved in the audit given the external auditor's sole responsibility for the audit express. अगर हम डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहे हैं तो क्या इससे ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हम कोई काम ही ना करें, हम थोड़ा सफिशिएंटली इन्वॉल्व तो रहे. अगर हम सफिशिएंटली इन्वॉल्व ही नहीं रहे एक्सटर्नल ऑडिटर तो फिर हमारी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हुई, वो तो फिर इंटरनल ऑडिटर ने ऑडिट किया. तो हमको सफिशिएंटली इन्वॉल्व रहना है पूरे ऑडिट में ताकि वो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहे, और सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है तो हमें ही सफिशिएंटली इन्वॉल्व रहेगा, हम किसी और के काम पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते. फिर अब लास्ट थोड़ा पैरा है. Prior to using internal auditors to provide direct assistance for purposes of the audit, the external auditor shall obtain written agreement from the authorized representative of the entity. वो entity से लिखवा लेगा कि भैया हम आपके internal auditor का डायरेक्ट असिस्टेंस लेंगे, तो आपकी उसमें सहमति है या नहीं है. ठीक है. और एंटिटी उस इंटरनल जिस एंटिटी का ऑडिट हो रहा है वो एंटिटी इंटरनल ऑडिटर को जब इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर को डायरेक्ट असिस्टेंस दे रहा है तब उसमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इंटरवेन नहीं करेंगे.
obtain written agreement from the internal auditors that they will keep confidential specific matters, वो भी उनको उनके साथ भी एग्रीमेंट कर लेते हैं इंटरनल ऑडिटर के पास भी कि आपको जो बताएगा वो कॉन्फिडेंशियल रखिएगा, आप किसी और को यानी कि कंपनी को मत बताइए. Confidential specific matters such as instructed by the external auditor and inform the external auditor of any threat to their objectivity. With the direct assist the external auditor shall direct, supervise and review the work performed by the internal auditors on the engagement in accordance with SA-20. In doing so, the nature, timing and extent of direction, supervision and review shall recognize that the internal auditors are not independent of the entity and be responsive to the outcome of the evaluation of the factors in para 29. The review procedure shall include the external auditor checking back to the underlying audit evidence for some of the work performed by the internal auditors. तो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है. डॉक्यूमेंटेशन आप खुद पढ़ सकते हो और उसके बाद उसका एप्लीकेशन है और एक्सप्लेनेटरी मटेरियल है. ठीक है.